जेई एडवांस मैथ्स का हर क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी है। और जब यही क्वेश्चन जेई पैराग्राफ की फॉर्म में पूछता है तो उस कहानी को और अच्छे से पूछता है और अच्छे से बताता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई के एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक साल के जेई के पेपर में कंप्लीट नहीं हुई। इनफैक्ट उसने उस कहानी को आगे कंटिन्यू किया 2010 के पेपर में। अब इस कहानी को समझने के लिए तुम्हें मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस कहानी के असली क्रक्स को समझ पाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तब इस कहानी का मतलब भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो पैराग्राफ की फॉर्म में हमें दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते वक्त इस कहानी को भी समझते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें दे रखा है सेट ए है जिसमें 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और उन मैट्रिक्स की खास बात यह है कि उसमें जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ 0 या 1 है। इनफैक्ट आगे हमें दे रखा है 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1 एंड 4 ऑफ देम आर 0। तो मतलब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है 0 और 1 से। तो 5 हमारे पास में 1s हैं और 4 0s हैं। तो ऐसी जितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो सेट ए के अंदर है। फिर आगे जाके इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे देखा जाए तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ मैट्राइसेस इन सेट ए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है नंबर ऑफ मैट्राइसेस ए, मतलब मैट्रिक्स का नाम उन्होंने एक बार ए रख दिया है जो कि सेट ए का एलिमेंट है फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए मैट्रिक्स की बात हो रही है इनटू दिस कॉलम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 0 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इसी सिस्टम का पूछा गया है इनकंसिस्टेंट होना, मतलब नो सॉल्यूशन होना। तो पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन तीनों ही कनेक्टेड है, मतलब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो सब में काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। 5 1s 4 0s से अगर हम स्टार्ट करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना, तो मैंने कुछ इस तरह से एक बार के लिए बनाया। सिमेट्रिक है तो डायगोनल में मैं एक बार के लिए कुछ भी रख देता हूं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक होने चाहिए। मतलब इस तरह से अगर यहाँ पे जो कुछ है वो यहाँ पे होना चाहिए, इधर जो कुछ है वो इधर होना चाहिए और यहाँ पे जो कुछ भी है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स जो डायगोनल में नहीं आ रहे उनका पेयर बनना ही चाहिए। जो एलिमेंट्स डायगोनल में नहीं आ रहे उन सबका पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में 5 1s है। तो 5 1 होने के लिए डायगोनल के अंदर कम से कम या तो एक 1 जाना चाहिए या 3 1s जाने चाहिए। ठीक है, ताकि बाकी सारी एलिमेंट्स का क्या हो जाए, पेयर बन जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है यहां पे कि या तो डायगोनल में सारे 1 एलिमेंट ही चलें, 1 1 1 चले जाएं, या फिर ऐसा हो जाए कि डायगोनल के अंदर, मतलब ये जो डायगोनल है इसके अंदर हमें मिले 1 0 0। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से लिखने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैंने 1 0 0 को डायगोनल में प्लेस नहीं किया है, बस इतना ही कहा है कि 1 0 0 डायगोनल में आएंगे। वो डायगोनल में पहले 1 है फिर 0 है फिर 0 है या 0 1 0, वो मुझे अभी काउंट करना है। तो चलो इसमें देखते हैं पहले वाला केस जिसमें मैंने डायगोनल में कौन से एलिमेंट रखे हैं, 1 1 1 रखे हैं। तो अब मेरे पास में अरेंज करने के लिए 2 1s बचे हैं और 4 0s बचे हैं। तो ध्यान से देखा जाए ये जो प्लेस है, ठीक है, ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो प्लेस है उस पर सेम एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों प्लेस पर सेम एलिमेंट्स आएंगे और इन दोनों प्लेस पर सेम एलिमेंट्स आएंगे। तो मेरे पास में 2 1s बचे हैं। तो ये 2 1 कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये 2 1 यहाँ पर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे पास 1 रखने के टोटल तरीके कितने हुए, एक तरह से 3 इंटू 1 रखने के बाद 4 0s को रखने का एक ही तरीका बचेगा, क्योंकि 4 प्लेसेस बचे हैं, 4 0s हैं, रखने का एक ही तरीका। तो टोटल इस तरह के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पे रहेंगे 3। दूसरा जो केस है, जब हम जो हमारा डायगोनल है उसमें 1 0 0 रख रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे डायगोनल में एलिमेंट्स 1 0 0 इस तरह से आ सकता है या फिर 0 1 0 इस तरह से आ सकता है या फिर 0 0 1 इस तरह से आ सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है सबसे पहले तो डायगोनल में एलिमेंट्स रखने की। तो अब हमने डायगोनल एलिमेंट्स फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, और बचे हमारे पास में 4 1s और 2 0।
अब ये दो ज़ीरोज़ जो बन रहे हैं, दो ज़ीरोज़ आने हैं, वो कैसे आ सकते हैं? वो यहाँ पर हो सकते हैं दोनों ज़ीरोज़, या फिर यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर ये दोनों ज़ीरोज़ यहाँ पर हो सकते हैं। तो ज़ीरो रखने के सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल 3 तरीके हैं। अब ज़ीरो रखने के बाद, जैसे मान लो मैंने किन्हीं भी 2 प्लेसेस पर अगर ज़ीरो रख दिए एक बार, तो बचे 4 प्लेसेस और 4 वंस बचेंगे, रखने का एक ही तरीका होगा। तो हमारे पास में टोटल ऐसे मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 3 + 9 12। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 5 वंस और 4 जीरोस से बनने वाले टोटल 12 मैट्रिक्स होंगे सेट ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो क्लियरली हमारे पास में क्या आ चुका है? 12, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमसे पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स है, मतलब जो 12 मैट्रिसेस हमें मिली है सेट ए में से, इन्होंने इसका नाम भी ये रखा है, मतलब द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इन सेट ए फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दोनों क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम है, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हैज़ यूनिक सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में इनकंसिस्टेंट है। यूनिक सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। तो अच्छी बात यह है कि दोनों में सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को। तो कुल मिला के हमारे पास में ये सिस्टम है। अब मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने का ये तरीका है, और इसी चीज़ को अगर हम डिटर्मिनेंट या फिर जो सिंपल लीनियर इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट होता है उससे लिखें, तो मैट्रिक्स ए जो है, अगर उसको मैं A1 B1 C1 इस तरह से लिखूं, तो मैं लिखता हूं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये पूरी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ऑल्दो इस इक्वेशंस को लिखने का कोई मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ये सिस्टम और ये लिखा हुआ सिस्टम दोनों सेम है। और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो A1 A2 A3 है वो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम होगा, B1 B2 B3 मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 मैट्रिक्स ए का थर्ड कॉलम, और ये जो लिखा हुआ है 1 0 0, ये जो कॉलम है वो 1 0 0 यहां पर लिखा हुआ है। तो अब हमें इस सिस्टम का क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है नो सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा क्या है? मैट्रिक्स ए का ही डिटर्मिनेंट है। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कब? जब हमें क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। और अगर इनकंसिस्टेंट है ये सिस्टम, तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए डेल्टा क्या होगा? सबसे पहले तो जीरो, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों में से कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो रहना चाहिए, तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो अब बात कुल मिला के सारे इस पर आ जाती है कि हमारा जो डेल्टा है, मतलब मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है या जीरो नहीं है। अब दो रास्ते हैं हमारे पास में कि या तो हम मैट्रिक्स ए को A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसी फॉर्म में लेके चलें और इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। दूसरा तरीका जो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं कि क्योंकि मेरे पास 12 पॉसिबल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि 12 ही पॉसिबल मैट्रिसेस और उसमें एंट्रीज क्या हैं? 5 वंस और 4 जीरोस। तो उन्हीं को देख लेते हैं कि क्या क्या किस किस केस में डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि 12 जो डिटरमिनेंट बनाने या जो 12 मैट्रिक्स मुझे बनाने हैं वो बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं उन्हीं मैट्रिक्स को बना के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो थी उनको बना लेते हैं जल्दी से। तो 5 वंस 4 जीरोस रखने थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी थी, तो हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे डिसाइड कर लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो 1 1 1 हो सकता है, या फिर अगर मैं 0 0 1 लिखूं, 0 1 0 1 0 0, ये 4 तरह से डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब जो फर्स्ट जो केस लिया है मैंने, उसमें क्योंकि 5 वंस में से 3 वन तो जा ही चुके हैं, मेरे पास बचे 2 वंस और 4 जीरो फिल करने के लिए। तो ध्यान से देखो, जो मेरे पास में 2 वंस हैं वो सिमेट्रिक रहते हुए या तो दोनों यहां पे आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर दोनों यहां पे आ सकते हैं, या फिर दोनों यहां पे आ सकते हैं। तो कैसे रख सकता हूं मैं? देखो 1 1 और बाकी जगह मैंने रख दिया 0 0 0 0। दूसरा केस 1 1 1। अब मैंने ये जो दोनों 1 रखे हैं यहां वाले, ये वाले 1, ये मैं यहां पर रख देता हूं, 0 0 1 1 0 0। तीसरा केस 1 1 1 0 0 0 0 1 1। ये 3 पॉसिबिलिटी है।
दूसरे, जब यहाँ पे हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 0 1 0 रखा है तब क्या हो सकता है? पहला केस तो अगर मेरे पास में 4 1s को रखना है, क्योंकि एक 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये मैंने रखा 1 1 1 1 0 0। दूसरा केस 0 0 1, यहाँ पे रखा 1 1 0 0 1 1। तीसरा केस 0 0 1 0 0 1 1 1 1। इसमें क्या बन सकता है? सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पे 1 1 1 1 0 0। दूसरा केस 0 1 0 1 1 0 0 1 1। और तीसरा केस बन सकता है 0 1 0 0 0 1 1 1 1। और इस केस में जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 0 0 हैं, उसमें भी वही पॉसिबिलिटीज़। सबसे पहले मैंने रख दिया 1 1 1 1 0 0, फिर दूसरे पे मैंने मूव किया 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और इस तरह से लिख दिया 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तो टोटल मैंने 12 मैट्रिक्स बना ली है जो सेट ए में हो सकती है। अब ये बनाने के बाद फ़ायदा ये है कि मैं एक साथ दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन 2 में मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मैट्रिक्स देखनी है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो रहे। तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो अगर मैं इस रो से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूँ, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूँ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये कितना है? यहाँ पे मैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। उसके बाद इसको देखें, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। थर्ड वाले में सेकंड रो थर्ड रो सेम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। आगे बढ़ते हैं और इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहां पे मैं चेक करूंगा इसकी वैल्यू सेकंड रो को एक्सपैंड करके, क्योंकि इसमें 2 जीरोस दिख रहे हैं मुझे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका डेल्टा कितना है? नॉन जीरो हो गया। थर्ड वाले केस में अगर देखें तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहे हैं? 2 जीरोस दिख रहे हैं। तो मैं फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपैंड करूँ तो ये भी कितना आ जाएगा? नॉन जीरो आ जाएगा। तो इसमें भी डेल्टा कितना है? नॉन जीरो आ गया। थर्ड वाले केस में अगर देखें तो हमारे पास में फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों क्या हैं? सेम। वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? 0। इस केस में अगर देखें तो हमारे पास में थर्ड रो में 2 जीरोस दिख रहे हैं। एक्सपैंड करूंगा अगर मैं थर्ड रो के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू कितनी आएगी? नॉन जीरो। तो ये भी क्या है? नॉन जीरो है डिटरमिनेंट की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं इस वाले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपैंड किया जाए तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करके वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये कितना है? 0। अगले वाले डिटरमिनेंट को देखें अगर, तो अगर मैं थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करूं तो ये भी आ जाएगा नॉन जीरो। फिर इस केस में मुझे सेकंड रो और थर्ड रो क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। तो क्लियरली वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0 आ जाएगी डिटरमिनेंट की। इसके अगले अगर मैं इसको थर्ड रो से अगर देखूं, तो अगर थर्ड रो को एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू मेरे पास में फिर से नॉन जीरो आ जाएगी डिटरमिनेंट की। और इसको अगर देखें सेकंड रो से अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो सेकंड रो से एक्सपैंड करने से वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। ध्यान से अगर हम देखें तो ये सारे डिटरमिनेंट्स, ये सारे मैट्रिक्स जो हैं, इन सारे मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो 6 डिटरमिनेंट्स अगर 0 हो रहे हैं, मतलब 6 मैट्रिसेस जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है, तो ये 6 केसेस तो पक्का हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। और कौन से वाले देंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे हमें 6 मैट्रिक्स से। तो सेकंड केस में हमारा आंसर तो आ चुका है कि ऐसी टोटल 6 मैट्रिसेस हैं, लेकिन उसने आंसर थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो 6 का मतलब एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7 करेक्ट है। तो आंसर इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें इनकंसिस्टेंट रखना था सिस्टम को।
अब अगर हमें ये देखना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो हमें डेल्टा जीरो देखने के बाद में, जो कि हमारे पास में दिख रही है कि 6 मैट्रिक्स है जिसका डेल्टा कितना है, 0 है, तो उन 6 में से किन किन के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू सबकी 0 आ रही है या किसी एक की नॉन जीरो आ रही है। तो जब नॉन जीरो वैल्यूज मिलेंगी तो हमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट मिलेगा। अब हमारे पास में ये 6 मैट्रिसेस बचे हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। इनके लिए हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चेक करेंगे इस 1 0 0 को रिप्लेस कर करके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहली मैट्रिक्स की बात करूं, यहाँ पे 1 इसको मान रहा हूँ, 2 3 ऐसे बात करते हैं। चलो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैं 1 0 0 रख दूं यहाँ पर, तो देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया 1 0 0। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू ध्यान से देखो, यह है डेल्टा 1, और इसको अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब इसका डेल्टा 1 कितना हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है। तो इसका डेल्टा 1 कितना आया, नॉन जीरो। और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की। तो क्लियरली यहां पे क्या मिलेगा हमें, सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स की तरफ। ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसमें अगर मैं फर्स्ट कॉलम में क्या रख देता हूं, 1 0 0 रख देता हूं। अब इसको अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 1। फिर से डेल्टा 1 इसका भी क्या रह रहा है, नॉन जीरो रह रहा है, और डेल्टा कितना है इसका, 0। ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड मैट्रिक्स में। यहां पे अगर मैं फर्स्ट कॉलम की जगह रख देता हूं 1 0 0, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रह जाएगा अभी भी। सेकंड में रखते हैं अगर यहां पे 1 0 0, तो ध्यान से देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, सेम। इसका मतलब वैल्यू क्या है, अभी भी डेल्टा 2 की भी वैल्यू 0 है। और अगर मैं थर्ड कॉलम पे 1 0 0 रख देता हूं तो ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस केस में हमें मिल रहा है डेल्टा, जो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तीनों ही कितने आ रहे हैं, 0। तो यहां पे हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इस पर अगर हम चेक करें तो फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने रखा 1 0 0। तो ध्यान से देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम है, डेल्टा 1 की वैल्यू 0 है। सेकंड कॉलम 1 0 0 रखने के बाद में जो पहले वाला था वही रह जाएगा। इसका मतलब डेल्टा क्या, इसका डेल्टा 2 भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर थर्ड में रख देते हैं वो तो ऑलरेडी कितना है, 1 0 0, उसमें भी चेंज नहीं है, वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो इसमें भी क्या मिला हमें, डेल्टा जो कि पहले से ही 0 है, हमने चेक किया डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तीनों 0 आ रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें यहां पर मिलने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से इस केस के लिए अगर चेक करें, फर्स्ट कॉलम में मैंने रख दिया 1 0, और अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूंगा तो वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो। तो यहां पे डेल्टा कितना है, 0, डेल्टा 1 कितना आया, नॉन जीरो। सिस्टम क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। और फिर लास्ट, इसी तरह से लास्ट केस को अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैंने रखा 1 0 0 और फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे नॉन जीरो वैल्यू। तो इसमें भी मेरे पास में क्या आया, डेल्टा 0 पहले से ही चेक कर लिया था, डेल्टा 1 भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब सिस्टम क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे मेरे पास में इनकंसिस्टेंट सिस्टम रह रहा है। एक मैट्रिक्स के लिए 2 3 एंड 4, कुल मिला के 4 मैट्रिक्स हैं सेट ए में, जिसके लिए सिस्टम क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा था कितनी मैट्रिक्स है सेट ए में जिसके लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा आंसर है 4 का मतलब मोर देन 2, क्योंकि 4 नंबर तो दे नहीं रखा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। तो ये हुआ पैराग्राफ सॉल्व करना। अच्छा बड़ा पैराग्राफ था, इसको सॉल्व किया हमने। अब चलते हैं 2010 के क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं जिस कहानी को हमने बीच में छोड़ा था वो समझने की कोशिश करते हैं। तो 2009 का ये जो पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ है, 3 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2010 में जो पूछा गया उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखो 2010 और 2009 के अंदर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर की, ऑल्दो यहां पे मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं दे रखी। एंट्रीज वही है 0 और 1, और सिस्टम भी ध्यान से देखो, जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है वो भी एग्जैक्ट सेम है। तो अब इमेजिन करो लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी जैसा लगता है। और स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो वो इस क्वेश्चन में 2009 का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकता है।
तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पे हमसे पूछा है इस सिस्टम का 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग इस चीज को ये बनाता है कि अगर कोई बच्चा 2009 का इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आया है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया है तो इसमें भी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेगा, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 ये फाइंड करने की कोशिश कर सकता है और उसी में उलझ के वो अपना टाइम वेस्ट कर देगा, सही आंसर पर नहीं पहुंच पाएगा। जबकि इस क्वेश्चन में जेई तुमसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तुम सॉल्व कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके बारे में ये पता है कि उसके 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हो भी सकते हैं या नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो इसका सिस्टम का सॉल्यूशन रहता है 1, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर रहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसने बिल्कुल वैसी सी लैंग्वेज देके ऑलमोस्ट उसी तरह का इक्वेशन बना के उसकी कंटिन्यूटी में क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने चाहिए इसको, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कि 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 0। अब बात यह है कि अगर तुम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ पाते हो तभी जाके तुम इसको रिलेट कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जेई तुम्हें इस तरह से उलझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 3 की वैल्यूज निकालो और अपना टाइम वेस्ट करो, जबकि इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी।